अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग और मैं हूं शाहिद महमूद। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन दैट सेंस है कि आपको एक इस टॉपिक में मैं पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि अगर आप तुर्की में ओवरस्टे हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो उसको कवर अप करने का क्या तरीकाकार है और तुर्की में दोबारा एंट्री को बैन होने से बचने का क्या तरीकाकार है, क्योंकि अक्सर लोग इस प्रॉब्लम में यहाँ पे पाए जाते हैं। मैं इसमें आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरी एक फैमिली का ही मैटर था जिसमें मैं गो थ्रू हुआ और इस सारे प्रोसेस को मैंने खुद किया। जब मैं इससे खुद गो थ्रू हुआ तो मुझे काफ़ी चीज़ों की न्यू इन्फॉर्मेशन पता चली जो कि कहीं से नहीं पता चली। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगा। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से इल्म हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास ना बेसिकली यहाँ पे एक क्यूरी आई जी, मेरी फैमिली का ही मैटर था कि उन्होंने अपनी किमलिक अप्लाई की जब से एक्सपायर हो जाती है, 1 साल की पहले बनी और उसके बाद उन्होंने दूसरी जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो उनको फैमिली की कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई जिसकी वजह से उनको अर्जेंट बेसिस पे पाकिस्तान जाना पड़ा यहाँ से। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि जनाब वो तो अप्लाई किया हुआ है, उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, उनके माइंड में ये था कि हम इसको जो है ना ड्यू डेट हम इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने उसकी फिर जब डिटेल निकाली और अपने लॉयर से भी मशवरा किया और उसके बाद जब मैंने उसको गो थ्रू किया, क्योंकि ये बड़ा एक यूनिक सा इशू था जिसमें से अक्सर लोग, बहुत कम लोग इसमें से ना गो थ्रू होते हैं। तो मैंने जब पता किया तो पता चला जी कि ये जो पेपर आप अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिला होता है, जिसको आपने अपॉइंटमेंट डे के ऊपर अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाके कुछ दायरे में सबमिट करवाना होता है, वेरकी वगैरह जमा करवा के, अपने टैक्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो ये वो लेटर जो है ना वो आपके ट्रैवलिंग के लिए काम नहीं आ सकेगा। आप उसमें ओवरस्टे ही कंसीडर करेंगे अनटिल अनलेस यू सबमिट दैट लेटर टू द कोषारा ऑफिस और वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर दे दे। ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी कि लाइक अगर आपने अप्लाई किया हुआ है हाँ हाँ। तो आप इलीगल कंसीडर करेंगे? हालांकि जहाँ तक मेरा नॉलेज है या जो आम लोगों को पता है वो ये है कि जब आप टर्की में मौजूद हैं और अगर आपकी किमलिक एक्सपायर हो गई है हाँ हाँ। और आप के पास आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप उस पेपर के बेस पे तुर्की में रह सकते हैं। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम है? अच्छा, वो मैं बताता हूँ। देखें, ये जो है ना बेसिकली मैंने आपको बताया कि आप रहने का प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आप उस पेपर की बेस पे रह रहे हो का मिसाल के तौर पे अगर आपकी अपॉइंटमेंट डेट मिलती है आपकी एक्सपायरी से भी 2 माह बाद की, ड्यू टू कंजेशन ऑफ द पीपल के बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो वो 2 माह का जो आपका स्टे कंसीडर किया जा सकता है कि जी ये आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रैवल नहीं कर सकते उस पे। ट्रैवल बैन हो जाता ये है? ट्रैवल बैन नहीं होता, वो ट्रैवल उसके लिए वैलिडेटेड नहीं है। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो आपका जो ट्रैवल टाइम पीरियड है उसको उसी किमलिक जो पिछली थी आपकी या फर्स्ट किमलिक थी उसकी एक्सपायरी डेट तक ही उसको कंसीडर किया जाएगा। ओके। तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि मैं दोबारा इशू को अगर क्लियर करूं कि आपकी किमलिक एक्सपायर हुई 1 मंथ में और अगले मंथ में आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल गई। अब अच्छा। उस अपॉइंटमेंट डेट और एक्सपायरी की डेट के दरमियानी पीरियड में आप उस जो पेपर आपको मिला है अपॉइंटमेंट लेटर का, उस दरमियानी पीरियड में आप ट्रैवल नहीं कर सकते तुर्की से लीगली। आप अलाउड नहीं और है। अगर फॉर एग्जांपल आपको ज़रूरत पड़ जाए हाँ, करने की तो फिर क्या? जैसे वो उनको पड़ी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है वो उनकी जो मसला था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने उनको बोला भी कि आप ऐसा करें, आप एक्सपायरी डेट तक रुक जाएं और अपना जो सॉरी एक्सपायरी कह रहा हूँ अपॉइंटमेंट डेट तक रुक जाएं और अपने सबमिट करवा के अपना लेटर लें, क्योंकि वो जो लेटर आप लेते हैं उसकी बेस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। नाउ योर कार्ड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग। वो आप कलेक्ट कभी भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड के ऊपर आपका मेंशन हो जाता है। लेकिन अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो? रिजेक्ट होती है तो आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। बेसिकली ये भी एक नई चीज मैं आपको बता दूं कि जिनकी एक्सेप्टेंस होती है उन्हीं को अपॉइंटमेंट डेट आ रही है।
तुर्की में इस वक़्त इस्तांबुल में जितने भी लोग अपॉइंटमेंट अप्लाई कर रहे हैं ना अपॉइंटमेंट के लिए, वो क्या करते हैं जी कि अपना गोशदारे की वेबसाइट के गए, अपने सारे वो अपने क्रेडेंशियल्स उन्होंने डाले। डालने के बाद उन्होंने जैसे ही अपनी वो इंश्योरेंस फॉर्म और ईच एंड एवरीथिंग सबमिट करके जो उनके रिक्वायर्ड है, सबमिट करते हैं, ओके करते हैं, तो उसके बाद वो पेंडिंग पे चला जाता है जी कि इज़ दिस एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस, वी विल सेंड यू अ कन्फर्मेशन ईमेल रिगार्डिंग टू योर कहते हैं अपॉइंटमेंट डेट। दूसरा सिनेरियो ये है कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपको अपॉइंटमेंट डेट भी मिल गई, क्योंकि कुछ सिस्टम्स पे ऐसे है कि वो पेंडिंग में है जैसे इस्तांबुल में, और कुछ सिटीज में ऐसे है जैसे हमारे यहाँ पे फैतिये में है कि अगर आप अपॉइंटमेंट डेट इशू करते हैं तो उसको आपको उसी वक्त ही वो डेट वहाँ पे सिस्टम पे शो हो जाती है कि एट दिस डेट एंड एट दिस टाइम यू सपोज टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट इन द कोचारे ऑफिस। तो वहां पे क्या होगा, अब आप जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस में, वो यहाँ वहां पे उनकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन वो मैनुअली वो खुद करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स और क्वेश्चन जो भी वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपका पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा स्टे क्यों है, उसकी बेस पे। अच्छा, ये इस्तांबुल के तरीकाकार से टोटली डिफरेंट है, हर क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हर जो है ना डिस्ट्रिक्ट का ना जो तरीकाकार वो डिफरेंट है कंजेशन की बेस पे। तो अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग कम जाते हैं ना, इसलिए फिर वो खुद ही मैनुअली इसको कर रहे हैं। तो अगर इस्तांबुल में अगर करें तो वहां पे तो लाखों लोग डेली के अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सबको वहां पे बुलवा के कहें तो वो उनके लिए भी बहुत ज्यादा एंटरटेन करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था कि हम उनके पास गए, गोईसारे ऑफिस, उनसे हमने बात की, जो वहां पे ऑफिसर थी, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा जी कि अगर तो आप बिफोर द अपॉइंटमेंट डेट ट्रैवल करना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीजन, दे डोंट हैव एनी कंसर्न विद दैट कि आपको क्या अर्जेंसी है, अगर उससे आप पहले कंसीडर करते ट्रैवल करते हैं अपनी अपॉइंटमेंट डेट से, तो आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा ओवरस्टे का, इस टाइम तक का। अगर आप अपॉइंटमेंट डेट तक रुक जाएं, किसी भी वजह से अगर आप रुक जाते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो देन हम आपको एक जो है ना वो आउट पास बना देंगे, जिसकी बेस पे आप यहाँ से लीगल तरीके से अपना स्टे कंसीडर करवा के विदाउट एनी फाइन या जुर्माने के आप यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। ये दो तरीके का आते हैं। लेट मी क्लियर कि अगर आपके पास एप्लीकेशन मौजूद है हाँ, और आप अपॉइंटमेंट डेट से पहले जाना चाह रहे हैं तो वो आपको फाइन देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर अपॉइंटमेंट डेट तक रुकते हैं, हाँ, देन वो आपको पास बना के देंगे जिस पे आपको फाइन नहीं करना वो पड़ेगा। कंसेंचुअल होगा ना, हाँ। आपका भी उसमें कंसेंट आ गया और दूसरा भी हो गया, वो फिर ऑटोमेटिकली वहां पे उसको रिजेक्ट कर देंगे ऑन योर कंसेंट कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ किमलिक, तो हम आपको यहाँ से आउट पास देते हैं, विद इन 10 days यू हैव द टाइम पीरियड, यू कैन एग्जिट द टर्की। एक मेरा और क्वेश्चन है कि क्या वाकई ही जितनी मेंशन है इनकी वेबसाइट पे फी हाँ, या जुर्माना कह लें, जो फाइन है, वो जितना मेंशन है वेबसाइट पे, क्या उतना ही फाइन है? नहीं, उतना नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ था हमारे लिए भी। ठीक है। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया जी कि वहां से अब हमने उससे पूछा कि नहीं जी, वो किसी भी वजह से यहाँ पे अब एक्स्ट्रा स्टे नहीं कर सकते, आप काइंडली हमें बताएं कि कितना जुर्माना कहाँ पे करना होगा, हम वहां जाके अपना जुर्माना पे करते हैं, फाइन पे करके हमें वो लेटर दे दें, वो जो कि हम इमिग्रेशन पे, यानी जब आप इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए जाते एयरपोर्ट पे, तो वो आपका वो लेटर एक्सेप्ट करके आपको एक क्लियरेंस दे देंगे, आपका पासपोर्ट बैन नहीं होगा। हुआ क्या जी, हम वहां पे गए, उन्होंने जी कहा कि पहले आप पुलिस ऑफिस जाएं जो नज़दीक तरीन है, वहां पे जाके आप अपने जुर्माने की डिटेल लें, और साथ ही फिर वो आपको डायरेक्शन देंगे कि यहाँ पे एक ना जजा के नाम से एक ऑफिस है, जजा, यहाँ जुर्माने का वो जो ना जितने भी हैं वो सारे जुर्माने वहाँ पे होते हैं, वहां पे तो था। मैं अब ये नहीं कह सकता कि हर सिटी में कहाँ पे होगा, वो डिफरेंट जगह पे हो सकता है, तो वहां आपने जाके जुर्माना पे करना है। अब हम जी वहाँ पे गए पुलिस ऑफिस में, वहाँ पे जाके उनको सारी सिनेरियो समझाया, उन्होंने खैर बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हमें अपने ऑफिस में लेके गए, वहाँ पे जाके उन्होंने अपना पूरा चार्ट, हर कंट्री का जो ओवरस्टे का फाइन है वो डिफरेंट है और इन डॉलर्स है। हमें उन्होंने बताया जी कि आपका $15 पर मंथ का फाइन है, अगर आप 2 महीने से ऊपर यहाँ पे रोक चुके हैं, यानी सेकंड मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो आपका $30 फाइन होगा। $30 इज राउंड अबाउट इक्विवेलेंट टू 600 लिरास। अब यहाँ पे गलती की जिसकी सजा बाद में उन्होंने भुगती।
अब सजा मैंने उनसे मशवरा ये किया, मैंने उनको भी यही बोला कि आप यही फाइन अभी यहाँ से स्लिप लें और ये जो जजा ऑफिस है यहाँ पे जाके सबमिट करवा दें और जमा करवा के वहां से अपना क्लियरेंस लेटर ले लें, वो या रसीद ले लें उसकी, ताकि आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने कहा जी 600 लिराज ही है, 30 $30 ही है, कौन सा मसला है जी, हम उधर जब इमिग्रेशन पे जाएंगे तो वहां पे जाके क्लियर करवा देंगे, हम उधर ही पे कर देंगे। अब वहां जब गए, वहां पे जो पुलिस ऑफिसर था उसने जब क्लियरेंस चेक की इनकी काउंटर के ऊपर, तो उन्होंने कहा जी ये तो दे आर नॉट सपोज टू गो लीगली, ओवरस्टे। ये ओवरस्टे है। अब जी हम कहाँ जाएं? उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें इमिग्रेशन ऑफिस में चले जाएं। वो इमिग्रेशन ऑफिस में गए, वहां जाके पता चला जी कि उन्होंने कुछ आओ देखा ना ताओ उन्होंने सिस्टम पे डाला, देखा और जो 600 लिराज का फाइन था वो 3280 लिराज उन्होंने कहा जी कि आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। और ये 1 मंथ का था? जितना भी उनका 1 मंथ और कुछ दिन था ऊपर जो टाइम पीरियड। अब वहां पे भी उनकी बहस हुई उनके साथ कि जी हमें तो पुलिस ऑफिस ने ये बताया, उन्होंने कहा जी हम इसको नहीं जानते, आप वहीं भर देते अगर उन्होंने ये बताया था, हमारे पास सिस्टम में इतना ही फाइन है। तो वो 600 लिरास का जो फाइन है वो एक्सटेंड होके चला गया 3280 लिरास। मरते क्या ना करते, उन्होंने कहा जी अगर लेकिन हम अगर इतना नहीं भर सकते, मैं वही बात बताने लगा हूँ, अगर वो कहते जी अगर हम यहाँ पे नहीं पे कर सकते इतना पेमेंट, हमारे पास नहीं है, उन्होंने कहा जी नो प्रॉब्लम, अगर आप ये जुर्माना पे नहीं करेंगे तो तुर्की में दोबारा आपकी इस पासपोर्ट की एंट्री बैन हो जाएगी, और वो बैन लग जाना था। यानी अगर एक यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि अगर आप फाइन पे कर देते हो तो एंट्री बैन नहीं नहीं होती हो अगर ओवरस्टे भी हो नहीं जाओ। होगा। क्योंकि मैंने सुना था किसी से कि ओवरस्टे हो जाओ तो बेशक फाइन भी दे दो फिर भी आप कंट्री बैन हो ये जाते हो। बहुत से लोगों के माइंड में ये चीज है, लेकिन ये गलत है। जब आप फाइन पे कर देते हो तो फिर ओवर स्टे होने का, क्योंकि वो कहते हैं कि ओवरस्टे हुए डिपोर्ट है बस नहीं सारी नहीं, सूरत वो में। फिर आपको जो है ना वो फाइन नहीं, वो आपका फाइन पेड है, वो उसके ऊपर बैन का जो है ना रिजेक्शन का या जो भी स्टैंप है वो आपके पासपोर्ट पे नहीं लगेगा। तो उसकी बेसिस पे आपको कभी भी ये चीज पासपोर्ट ये हाँ सेट स्टैंडर्ड है, आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी बैन नहीं होगा। आप जब चाहें दोबारा तुर्की में एंटर हो सकते हैं लीगली। ठीक है। तो ये वो प्रोसीजर था जो मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि ये एक नई इन्फॉर्मेशन थी और ये मैंने जितने लोगों से पूछा, हर बंदे की नई इन्फॉर्मेशन थी। मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ये वो प्रोसीजर्स हैं जिनसे मैं खुद गो थ्रू होता हूँ, या ये प्रोसीजर्स मेरे सामने हो रहे होते हैं, और मैं हर एक स्टेप की खुद टेक केयर करने के बाद इनको समझ के, मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातें आपके सामने नहीं करता, ये हुआ है और उसकी पूरी डिटेल आपके सामने इसलिए रखी है। ये आज से 4 दिन पहले की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, अगर इसके अलावा मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।